हम लोग प्रकृतिवाद के उदय के कारण और फिर उसके बाद प्रकृतिवाद की मुख्य बातें क्या हैं उसको देख रहे थे। और हम लोग ने जहाँ ख़त्म किया था उसके बाद से आगे शुरू करते हैं। हम लोग कोएने ने एक सामाजिक वर्गीकरण किया और उसमें उसने एक उत्पादक वर्ग को निर्धारित किया और दूसरे को भूस्वामी वर्ग को। जो भूस्वामी वर्ग है वह पूंजी लगा करके उत्पादन में वृद्धि करता है। पूंजी अग्रिम के रूप में 3 तरह से इस्तेमाल होती है। 2 तरह की पूंजी तो स्थिर पूंजी के रूप में होती है, जैसे भवन, उपकरण, मकान आदि पर जो भी व्यय किया जाता है उसे एडवांस प्रिमिटिव के नाम से जाना जाता है और उसने कहा कि ये स्थिर पूंजी है। हमें यह कॉन्सेप्ट पहले से भी पता है कि हम 2 तरह के पूंजी की बात करते हैं, स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील। स्थिर पूंजी क्या होती है? जैसे जो फिक्स्ड है, उत्पादन चाहे घटे चाहे बढ़े उस लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूंजी व्यय आपको करनी ही पड़ती है। जैसे मकान एक बार आपने बनवाया, अब उसका रेंट आप दे रहे हैं, तो रेंट जैसे तुमने किराए पर कमरा लिया रहने के लिए मान लो, तो अब तुम मई जून में रहो चाहे न रहो, लेकिन किराया क्या होगा? देना होगा। तो इस तरह का कोई भी खर्चा जो तुम्हारा स्थिर है, जिसका संबंध अब और ऐसा भी है कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त मान लो किसी महीने में आकर 4 दिन रह गया तुम्हारे साथ, तो उसमें तुम किराया ज़्यादा भी नहीं देते हो कि दे देते हो। तो कभी कभी हमारा खर्चा उत्पादन बढ़े चाहे घटे उससे मतलब नहीं है, वो हमेशा नियत रहता है, तो हम उसे कहते हैं वो स्थिर है। ठीक है। तो और दूसरा क्या है? एक तो वो मकान भवन उपकरण आदि में खर्च करता है स्थिर पूंजी। दूसरा वो जमीन के सुधार में, जैसे उसने कहीं किसी उसको मेड़ बनवानी हुई, मान लीजिए नाली बनवानी हुई, तो ये सब हम लोग गांव में करते हैं। खेत की सिंचाई कैसे करेंगे? एक प्रॉपर नाली होगी, मेड़ होगा, पानी कहीं कट के जाए ना, डिवीज़न हो, पता चले कौन किसका है किसका नहीं है, तो हम मेड़ बंदी उंदी करते हैं ना। तो एक बार कर दिया तो ऐसा नहीं रोज़ कर रहे हैं, लेकिन एक बार कर दिया तो फिर वो पूंजी। तो इस तरह की जो 2 तरह के खर्चे होते हैं उनको हम स्थिर पूंजी के रूप में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा कुछ वार्षिक विनियोग होता है जिसको आप परिवर्तनशील कह सकते हैं। इसके ये क्या एनुअल प्रिमिटिव जिसको हम कहते हैं, वार्षिक विनियोग। ये क्या होगा? अब हर वर्ष देखो इसमें इसने कुछ नाम भी बताए, जैसे बीज पर जो आप व्यय करेंगे, मजदूरी पर जो आप व्यय करेंगे, खाद पर जो आप व्यय करेंगे। ज़्यादा खेत में अगर आप खेती करेंगे तो ज़्यादा खाद बीज लगेगा, कम खेत पर करेंगे तो कम लगेगा। वह खर्चा कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा, वह स्थिर नहीं होगा। और खेती नहीं करोगे, जैसे तुमने मान लो खेत नहीं बोए तो बीज क्यों लगेगा? क्या ज़रूरत है बीज लगाने की? खाद क्यों लगेगी? सिंचाई की क्या ज़रूरत पड़ेगी? तो इसे हम कहते हैं वार्षिक विनियोग। कोएने ने जो आर्थिक सारणी बनाई उसकी अपनी कुछ मान्यताएं थीं। क्या आर्थिक सारणी आज के संदर्भ में उसकी मान्यताएं क्या थी? भूमि पर स्वामी का अधिकार, परंतु कृषि काश्तकार करते हैं। ये 2 लाइन बड़ी स्पष्ट है। भूमि स्वामी कोई और हो और खेती कोई और करे। इसका मतलब क्या है कि काश्तकार कोई और है और भूमि का मालिक कोई और है, यानी काश्तकार मालिक नहीं है। ये बात दिमाग में बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि काश्तकार मालिक को लगान दे रहा होगा। जैसे अगर आप किसी की खेत पर खेती करते हैं और आप मालिक नहीं हैं तो आप उससे कुछ दे रहे होंगे ना। अब वो लगान कितना होगा? कम होगा, ज़्यादा होगा? आपने लगान में पीछे बीए पार्टों ने पढ़ा है कि बहुत तरह का होता है। ठेके का लगान होता है ना, कि अगर मान लो कि बहुत लोग खेती करने को तैयार हैं, भूस्वामी के पास ज़मीन कम है, तब उसका जो ठेका होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत महंगा हो जाएगा। तब वो कहेगा अब हम 20,000 में नहीं देंगे, अब कितने में देंगे? 50,000 में देंगे। लेकिन अगर मांगने वाले कम हैं, मान लो खेती करने, जैसे आज की स्थिति गांव में लगभग क्या हो गई है कि अब कोई खेती करने को तैयार ही नहीं है। आप लोग गांव में रहते होंगे, देखते होंगे कि अभी अगर आप अपना खेत आप बटाई पर देना चाहें किसी को, तो एक ज़माना था कि जब आप बटाई पर देते थे तो केवल ज़मीन दे देते थे बस,
बाकी वो खाद, बीज, सिंचाई सब खुद करता था और उपज को आधा आधा बांट देता था ना। आज से 10 साल 15 साल पहले बटाई कैसे होती थी? इस तरह से। अब आज क्या है, अब आप अपनी ज़मीन भी देते हैं, साथ साथ में वो कहता है खाद भी आधा दीजिए, बीज भी आधा दीजिए, सिंचाई भी आधा दीजिए, और तब हम आधा आधा क्या करेंगे, बांटेंगे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा क्यों हो गया भाई? इसीलिए कि अब कोई खेती करने को तैयार नहीं, कोई है ही नहीं। सब लोग खेती से जान रहे हैं कि नहीं हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है, तो सब लोग गांव छोड़ के कहाँ चले गए? शहर चले गए, अपने दूसरे व्यवसाय में सब संलग्न हो गए। छोटा मोटा कोई भी काम, खेत में दिन भर काम करने से उनको जो मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा उन्हें शहर में छोटा छोटा काम करके, नहीं कोई काम है तो किसी जगह कोने में समोसा ही तल के बेच दे रहे हैं। तो आखिर उनका तो उनकी आय बढ़ गई ना। और जिनको देखो, दो चीज़ें, जिन्हें नौकरी में स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, केवल पैसा मात्र कमाना है, तो ये सही है कि केवल पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक समस्या आज भी नहीं है। ज़्यादातर बेरोजगारी सिर्फ उनके दिमाग में है जो लोग कुछ भी करके नहीं कमाना चाहते, जिनको लगता है कि उन्हें कुर्सी चाहिए, जिनको चाहिए कि उन्हें अच्छी नौकरी चाहिए, जिनको लगता है कि उनका बहुत ईगो बड़ा है, उनका बहुत मान सम्मान है, उनको भले दिक्कत है। लेकिन आप कोई भी काम अगर करके पैसा कमा सकते हैं, ईमानदारी से, चोरी बेईमानी न करना हो, तो बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। तो जब आदमी खेत में सोचता है यार दिन भर काम करेंगे, इतनी मेहनत है, अच्छा और खेत का काम भाई फिजिकल लेबर है, बहुत ज़्यादा कठिन भी तो है। अब इस समय कड़ाके की ठंड में पता चला कि रात में गेहूँ में पानी भरा जा रहा है, तो जो रात में खड़ा रहेगा इस ठंडक में, उसे अच्छा लगेगा क्या? तो अगर आपको ही विकल्प मिल जाए कि नहीं खड़ा होना है, तो आप क्या करेंगे? छोड़ के हट जाएंगे। तो काश्तकार अलग है और भूस्वामी अलग है। शुद्ध उपज से भूस्वामी तथा अनुत्पादक वर्ग की भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। शुद्ध उपज मैंने कल आपको बताया था कि जो कुल उत्पादन होता है उसमें हर तरह की लागतों को जब माइनस कर दिया जाता है तो हमें शुद्ध उपज प्राप्त होती है। लेकिन वह शुद्ध उपज केवल काश्तकार के भर की नहीं होती है, यह ध्यान देने वाली है। ईमानदारी से तो काश्तकार ही ने काम कर रहा है, तो लेकिन जो शुद्ध उपज होती है वह काश्तकार से ज़्यादा होती है, जो भूस्वामी का भी पेट भर देती है और अनुत्पादक वर्ग का भी। अर्थात जो लोग भूस्वामी और काश्तकार नहीं है, उनके अलावा भी बहुत बड़ा वर्ग है। जैसे हम लोग क्या हैं, हम तो खेती नहीं कर रहे हैं ना, हमारे पास खेती है यहाँ, लेकिन खाना तो खा रहे हैं ना, तो कहाँ से मिल रहा है? तो कह रहा है कि शुद्ध उपज इतनी होती है कि उनका भी पेट भर देती है। ये मान्यता ही रही शुरू से। अब इसकी आलोचना क्या है सारणी की? आर्थिक सारणी आज के संदर्भ में बहुत ही सूक्ष्म, काल्पनिक, स्वेच्छाचारी और अवैज्ञानिक है। बात भी सही है कि आज अगर आप किसी चीज़ पर, जैसे अगर आज आप लकड़ी के पहिए वाले बैलगाड़ी की बात सोचें तो आप कहेंगे अरे बहुत घटिया, बहुत बैकवर्ड, बहुत ही पिछड़ा गांव है, क्योंकि आपको हवाई जहाज दिखाई पड़ रहा है। तो जब आज से किसी चीज़ की आप तुलना करेंगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि बहुत ख़राब है। लेकिन जब उससे तुलना करिए कि जब एकदम कुछ भी नहीं था, लोग पैदल ही चलते थे, तो उस समय बैलगाड़ी या हवाई जहाज से कम नहीं रहा होगा, पक्का है कि रहा होगा। तो आप जब उसने आर्थिक सारणी दी उस समय और आज से अगर तुलना करेंगे तो आज तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कैलकुलेशन, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, तमाम तरह का अर्थशास्त्र की शाखाएं, सांख्यिकी, बहुत कुछ विकसित हो गया है। तो इससे अगर तुलना करेंगे तब तो लगेगा ही कि निश्चित रूप से बहुत ही पिछड़ा विचार है। लेकिन कम से कम आज की स्थिति को पैदा करने का आधार तो है ना, आप उस पर चल करके यहाँ तक पहुँचे, तो इसलिए उसके महत्व को न तो कम किया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। ठीक है। उत्पादक और अनुत्पादक का अर्थ स्पष्ट नहीं है। अब ये सब देखो, निश्चित रूप से बहुत कुछ इकोनॉमिक्स ही नहीं लोग जानते थे उस समय, तो जो भी कहे उसके पीछे बहुत कोई लॉजिक नहीं था, जो मन में आया, जो समझ में आया वही कह दिया। तो उत्पादक और अनुत्पादक वर्ग का नाम तो लिया, लेकिन बहुत, अब जैसे हमको आप कैसे क्या कहेंगे, हम तो खेती नहीं कर रहे हैं, भूस्वामी भी नहीं है,
तो क्या हम अनुत्पादक वर्ग है? क्या हम कुछ उत्पन्न नहीं कर रहे हैं ना? क्या हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है? तो फिर इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, तो क्या ये उत्पादन में शामिल नहीं है? तो कैसे ये तय हो कि कौन उत्पादक है और कौन उत्पादक नहीं है? ये एक वैसे हमेशा से कठिन प्रश्न रहा है, आज भी कठिन प्रश्न है। मानने के लिए तो टीचर उत्पादन कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति को मानव में परिवर्तित करता है, वह स्किल डेवलप करता है, वह एक व्यक्ति को उसमें तमाम सदाचार पैदा करता है, और जिससे वह समाज के लिए असेट होता है, उस पर भार नहीं बनता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, उसकी जागरूकता को, उसकी विवेकशीलता को, उसका पर्यावरण के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जो अच्छा कर्म है, अगर उसके लिए कहीं से आप टीचर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तब तो टीचर बहुत कुछ कर रहा है। और अगर आप कहते हैं ये सब फालतू है, कौन सा तुम बिस्कुट पैदा कर रहे हो, तो सही बात है, कॉलेज में कोई बिस्कुट तो नहीं पैदा हो रहा है, तो ये सारा का सारा पैसा क्या हो गया? वेस्ट है। इसका मतलब कि सब अनुत्पादक है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई उत्पादक कार्य भी नहीं है, क्योंकि शिक्षा अगर किसी को बहुत अच्छी मिल जाती है तो बाकी वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो वो डायरेक्ट यहाँ कोई उत्पादन नहीं होता है, लेकिन यहाँ डिराइव्ड प्रोडक्शन होता है, यहाँ व्युत्पन्न उत्पादन होता है, क्योंकि आप इस लायक हो जाते हैं कि कुछ भी पैदा करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए अब उत्पादक और अनुत्पादक वर्ग की परिभाषा तो बहुत कठिन है। ये समाज की सोच पर, जैसे सरकार के अगर दिमाग में है कि अरे हो गया, लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे, फालतू का काम है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसे लगता है कि यार बेहतर पढ़ाई हो, अच्छी शिक्षा हो, कायदे से लोग विवेकशील हों, तो अच्छे व्यक्ति पैदा होंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छा इंजीनियर होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, उसमें नैतिकता होगी, पुल बढ़िया बनाएगा, घूस नहीं लेगा, कमीशन नहीं लेगा, डॉक्टर अच्छा इलाज करेगा, किसी किडनी नहीं निकालेगा, किसी का लीवर नहीं निकालेगा। तो ये सब क्या उत्पादन नहीं है ना? लेकिन अब ये समझने की बात है ना कि आप इसको उत्पादन समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। खैर, इसके अलावा यह मान लिया गया कि शुद्ध उपज में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो नेट प्रोडक्शन एक साल है वो हमेशा वही बना रहता है। तो खैर ये भी मान्यता उचित नहीं है। किसी जैसे आप ये नहीं कह सकते कि गेहूं जितना इस साल पैदा हुआ उतना ही अगली साल भी पैदा होगा, असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमने आपने शुरू में देखा है कि अपने अध्ययन को थोड़ा अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए, थोड़ा विश्लेषण को व्यवहारिक बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें मान लेनी पड़ती हैं कि यदि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी कथन कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो सकता है। हर जगह हर समय सबके लिए कोई भी बात सही नहीं होती है, कुछ के लिए सही होती है तो कुछ के लिए गलत हो जाती है, कहीं सही होती है तो कहीं गलत हो जाती है, कभी कभी सही होती है तो कभी कभी गलत हो जाती है। वही बात, वही काम कभी आपको अच्छा लग जाता है, वही काम कभी आपको खराब लग जाता है। तो इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमको व्याख्या करने के लिए मानना ही पड़ता है। जैसे अगर हमको आपके बारे में कुछ भी कहना होगा तो हम ये मान लेते हैं कि आपका स्वभाव ठीक है और आप अच्छे व्यक्ति हैं, तभी तो हम कोई बात शुरू करेंगे। अब आप चाहे इतने दुष्ट हों, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये मान्यता भी नहीं ठीक है। कोई ने यह भी सिद्ध न कर सका कि निर्माणकर्ता उत्पादक है या कृषक ही निश्चित रूप से उत्पादक है। अब उत्पादक कौन है? मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्री का जो मालिक है वह उत्पादक है, या जो खेती कर रहा है वह उत्पादक है? यह बात सिद्ध नहीं हो पाई प्रकृतिवादियों के द्वारा। और यदि जमींदारों को उनके विनियोजन का पारितोषिक मिलता है तो भूमि निःशुल्क उपहार कैसे हुआ? यहाँ विरोधाभास है। ये कहा जाता है कि भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, लेकिन निःशुल्क कैसे है? अगर काश्तकार को पैसा दे करके मिल रही है तो फिर ये विरोधाभास हो जाता है कि ये निःशुल्क उपहार है। निःशुल्क है तब तो फिर सबके लिए निःशुल्क होना चाहिए ना। अगर कोई चीज़ प्रकृति की, जैसे हवा है, तो हवा तो निःशुल्क है, क्योंकि कोई भी खड़ा रहे, चाहे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खड़े रहें और चाहे हम और चाहे तीसरा कोई भी, सब लोग एक जैसे सांस लेंगे। ऐसा नहीं कि मोदी जी की तरफ अच्छी वाली हवा जाएगी, हमारी तरफ खराब वाली हवा आएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी, लेकिन ज़मीन के साथ ऐसा नहीं है। ज़मीन तो जिसके पास है उसके पास पैसा वैसा दे करके ही है, और सबके पास बराबर नहीं है। तो वही वो कह रहा है कि अगर भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है
तो फिर पैसा देना पड़ता है जमींदार को, तो ये निःशुल्क कैसे हुई? यह विरोधाभास है, इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है। जैसे ये भी कहा गया कि पहले उत्पादन होता है फिर वितरण होता है। इस पर यह आलोचना की गई, शुम्पीटर ने कहा कि वास्तव में ये बात ही गलत है कि पहले उत्पादन होता है फिर वितरण होता है। वास्तव में उसने ये कहा कि पूंजीवाद में ये सब एक ही प्रक्रिया के विभिन्न रूप हैं, न कुछ पहले है न कुछ बाद में है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उनका कर पद्धति पर, टैक्सेशन, देखिए क्या कहा। उनके अनुसार केवल भूस्वामी ही कर दे सकते। आपने पीछे पढ़ा है कि उत्पादन केवल खेती में होता है, इसलिए कर भी कहाँ लगना चाहिए? केवल खेती में। इसलिए उनके अनुसार भूस्वामी ही कर दे सकता है, इसलिए यहाँ एक ही बार में सारा करारोपण कर देना चाहिए। वे भूस्वामियों के पास इतना छोड़ने को तैयार थे कि जिससे उनकी संपत्ति का उच्च मूल्य बना रहे और भूस्वामी का स्तर इतना उच्च रहे कि लोग उससे ईर्ष्या करते रहें। वास्तव में पूंजीवाद जब शुद्ध भौतिक कैलकुलेशन आप करते हैं, जब आप नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, दया, करुणा, त्याग, आपसी प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, इन सब मुद्दों पर नहीं बात करते हैं, तब जाहिर सी बात है कि जो बचेगा वह अच्छा नहीं बचेगा। जब ये सब हटा दोगे तो क्या बचेगा? तब जो बचेगा वह अच्छा होगा? इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ ही बचेगा। तो इन सबों ने कहा कि जिससे आप कर लेते हैं उसके पास इतना छोड़ देना चाहिए कि उसका एक स्टेटस भी बना रहे, उसका उच्च स्तर बना रहे, मूल्य स्तर भी ऊंचा रहे और लोग उससे ईर्ष्या करते रहें। अक्सर ईर्ष्या हम लोग करते ही हैं। हमारे बगल में किसी के पास ज़्यादा रहता है तो हमको उसे देख करके ईर्ष्या होती है कि नहीं होती है? कितने लोग, किसको ईर्ष्या नहीं होती? हाथ उठाइए जरा। तो दूसरे के पास ज़्यादा है यह देखकर किसको ईर्ष्या नहीं होती है? हाथ उठाओ। सबको ईर्ष्या होती है। वेरी गुड यार, हाँ, थोड़ा हिम्मत करके उठाओ, क्या दिक्कत है? सबको ईर्ष्या होती है। देखो, ये मानव स्वभाव है, ईर्ष्या होती ही है। अब कुछ लोग प्रकट कर देते हैं, हाँ, तो सबसे ईमानदार वही है अगर उठा रहा है। अगर उठा रहा है तो ही इज द ऑनेस्ट पर्सन। आप सब तो बेईमान है कि ईर्ष्या भी करते हैं, बताना भी नहीं चाहते हैं ना। तो सबको एक बार कंपैरिजन मानव स्वभाव है, वो तुलना करना उसके स्वभाव में है और इसी तुलना करने की प्रवृत्ति को कम करने का प्रयास करना ही वास्तव में ये शिक्षा का योगदान है। बुराइयां सब हैं, सारी बुराइयां हमारे आपके अंदर हैं, हर व्यक्ति में। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा कि अवगुण 8 सदा उर रहें। कितने अवगुण रहते हैं? 8। हम नाम तो हमको नहीं याद है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ के ढूंढ लीजिएगा कितने हैं। तो 8 अवगुण रहते हैं सब में। बस उन अवगुणों पर नियंत्रण करना एक अच्छे इंसान का लक्षण है। जैसे चोरी करना है, तो चोरी करने में क्या कोई किताब पढ़ने की जरूरत है? अरे हमें तुम्हें से कोई जब चाहे तब किसी की जेब से रुपया निकाल ले। झूठ बोलना है, इसमें कौन सी किताब पढ़नी है? लेकिन हम चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, किसी को परेशान नहीं करते। इसमें हम अपना पढ़ाई लिखाई का विवेक लगाते हैं। अरे यार, किसी का सामान नहीं लेना चाहिए, अरे किसी को देख करके उसे जलना नहीं चाहिए, किसी की प्रगति देख करके खुश होना चाहिए। ये सब मेरे पढ़ाई लिखाई का परिणाम है। बाकी मेरे अंदर तो वही है कि किसी का देखो ज़्यादा अच्छा तो बस चले तो उसकी आँख फोड़ दो। भाई अंदर हमारे क्या है? अंदर तो गड़बड़ ही है, लेकिन उसी गड़बड़ को दबाना, उसी गड़बड़ को कम करना, उसी गड़बड़ पर नियंत्रण करना, या उसे अगर ईश्वर करे तो ख़त्म कर देना। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, ख़त्म होता नहीं हो सकता है, लेकिन कम भी अगर हो जाए तब भी कोई बुराई नहीं है। तो इसने जो कहा ईर्ष्या करें लोग, तो ये यही है कि ईर्ष्या तो लोग करते ही करते हैं। तो हमको आपको लेकिन नहीं करना चाहिए। हमको आपको उसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए,
उसके अनुरूप बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारा पड़ोसी बहुत पैसा कमा रहा है तो उससे ईर्ष्या करने के बजाय हम ये सीखें कि यार कैसे ये कमा रहा है, हम भी कुछ ऐसा करें कि इसी के जैसा कमाने, बल्कि उससे कुछ राय वो लेनी हो तो ले लें, उससे संबंध अच्छा रखें, उसके यहाँ आने जाने में हमको परहेज न रहे। पहले कहावत थी कि पड़ोसी को भिखारी होना चाहिए, नेवर शुड बी बेगर। जब आपका पड़ोसी कमज़ोर रहता है तो आप बड़े खुश रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये खराब बात है। जब पड़ोसी आपका गरीब रहेगा तो आपके लिए कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता है। जैसे मान लो मेरे पास भी कार नहीं है, पड़ोसी के पास भी कार नहीं है, या मेरे पास स्कूटर है, उसके पास साइकिल है, अब आप बहुत खुश हैं। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, बगल वाले के पास कार है, आपके पास स्कूटर है। अगर रात को 2 बजे हार्ट अटैक हो गया आपको, तो आपको अस्पताल स्कूटर पहुंचाएगा कि कार पहुंचाएगी? तो अगर पड़ोसी कार वाला होगा तभी ना रात को 2 बजे काम आएगा, साइकिल वाला क्या खाक काम आएगा? पड़ोसी के पास बहुत पैसा रहेगा तभी ना रात को आपको 1 लाख दे देगा, चलो भाई एडमिट हो जाओ। और बगल का पड़ोसी अगर भिखारी है, खुद ही आपसे रोज 100 रुपया मांगता है। तो ईमानदारी से पड़ोसी को संपन्न होने में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आड़े वक्त वो आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो कर पद्धति है उसके बारे में ईर्ष्या करें, ये इन्होंने कहा। कोयने के अनुसार कर हानिप्रद और अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। नोमोर्स के अनुसार भूस्वामी यदि कर राशि सीधे कारखाने में जमा करा दे तो वसूल करने का खर्चा घट जाएगा। सरकार जो टैक्स वसूलती है उसे वसूलने के लिए पूरा टैक्स डिपार्टमेंट रहता है, और इतने सारे कर्मचारी और वर्कर अधिकारी रहते हैं कि वो जितना वसूलते हैं उसका 3/4 तो तनख्वाह में खा जाते हैं, और बचा खुचा घूस लेकर के। तो कहता है कि अगर जो वसूल ना करना पड़े, सीधे लोग अपने से ले जा करके कहीं जमा कर दें, तो वसूलने खर्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बुद्धिमानी की बात बताया। प्रकृतिवादियों के अनुसार सरकार को आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। इसका मतलब एक तरह से ये संतुलित बजट की बात करता है। जैसे आप देखते हैं आपका बजट आता है तो पता चलता है कि आपके जीडीपी का 3% 4% आपका घाटा है, अर्थात देश की आय कम है और देश का खर्चा क्या है? ज़्यादा है। वो इसके पक्ष में नहीं थे, जितनी आय हो उतना खर्च करो, अच्छी बात है। व्यक्तिगत जो हमारा बजट है वैसे होता है। घर का बजट कैसा होता है? जितनी हमारी आय है हम उतने में ही खर्च करते हैं। हालांकि आजकल घर का खर्चा भी हम लोग खूब क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो उचित नहीं है। और इन्हीं सारे विचारों से फ्रांस की क्रांति को भी उस समय प्रेरणा मिली। व्यापार को लेकर के उनके अनुसार विनिमय की क्रियाएं अनुत्पादक हैं, इसलिए व्यापार उत्पादन का कार्य नहीं करता। कोयने के अनुसार व्यापार क्षणिक रूप से आवश्यक है। रिवरे के अनुसार व्यापार अच्छी चीज़ नहीं है। व्यापारियों की तुलना ऐसे सजे आईने से करते हैं जो अलग अलग दिशाओं में हो रहते हैं और एक से समय में एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब प्रदर्शित करते हैं। आईनों की भांति व्यापारी भी वस्तु को कई गुना करके बतलाते हैं, परंतु ऐसा करके वे बुद्धिहीनों को ही धोखा दे सकते हैं। जैसे आप बाजार में भी सामान खरीदने जाए तो दुकानदार आपको क्या करता है? एक ही वस्तु को हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटी बताता है, इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ऐसा करके, लेकिन वो कहता है कि जो बुद्धिहीन है उन्हीं को धोखा दिया जा सकता है। ग्रे के अनुसार यह बात मनोरंजक है कि स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करने वाले प्रथम विचारक वर्ग ने इसका समर्थन इसलिए नहीं किया कि उन्हें विदेशी व्यापार के लाभ में विश्वास था, बल्कि बहुत कुछ दार्शनिक रूप से प्रतीत होने वालों तथा धार्मिक ढंग के सामान्य सिद्धांतों के अनुरूप था। ये कमेंट किया गया एक तरह से कि जिन लोगों ने व्यापारवाद का समर्थन किया, अर्थात बड़िकवादियों ने, उन्होंने भी व्यापार के लाभ से उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसके दार्शनिक और धार्मिक तमाम कारणों से यह बात कही कि व्यापार होना चाहिए। बस थोड़ा सा और है, छठे में पढ़ा देंगे। जाओ, दोनों क्लास होगा, जाओ।